हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरू सुतार और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग हाउस में। अभी तक मैंने दो वीडियो अपलोड किया हुआ है। दोनों वीडियो में हम लोगों ने हाईज एंड लोज कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया। थोड़ा वापस से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि वो कैसे मार्क किया हम लोगों ने। अब ट्रेंड में मार्क करने का तरीका है लो, हाई, और जो हायर लो है वो कैसे डिफाइंड होगा? जब यहाँ पे प्राइस नीचे से रिवर्स होने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, और मेन सबसे मेन बात ये है कि हम कौन से टाइम फ्रेम में इसको मार्क कर रहे हैं। तो जिस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ पे हायर लो मिल गया। हायर लो मिलने के बाद में हायर हाई का क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे 3 कैंडल का पुल बैक, 3 कैंडल का मैंने आपको बताया था लो ब्रेक होना जरूरी है। तीन, और उसका सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता है, पर तीनों कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। जब यहाँ पे हाई ब्रेक हो जाएगा तो वापस वो कैंडल काउंट नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट 3 कैंडल अपने को लगेगा। उसके बारे में डिटेल में बताया मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे आपका हायर हाई बन जाएगा। हायर हाई कब बनेगा? जब यहाँ पे 3 कैंडल मिलेगा, मतलब स्विंग पॉइंट का डेफिनेशन कंप्लीट होगा तभी। वापस से लो कब बनेगा? जब वापस से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, तभी इसका, तभी हमारा ये जो हायर लो है वो डिफाइंड होगा। जब यहाँ पे आपको ये 3 4 पॉइंट मिल गए, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई मिल गया, आप समझो, आप समझो क्या, आप अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में हो तो अभी आपको क्या करना है? आगे बाइंग का ही सोचना है, बाइंग का ही सोचना है। ठीक है। बट जब अप ट्रेंड चल रहा होता है जिसमें हम लोगों को मालूम है कि ये हायर लो जो बनता है वो ब्रेक नहीं करता है, तो वो उसका कैरेक्टर है। जैसे ही वो कैरेक्टर को ब्रेक करता है, जैसे ही वो कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर? क्योंकि जो अप ट्रेंड का कैरेक्टर था वो अभी ब्रेक हो चुका है, और प्रीवियस जो लो था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है। अभी अपने पास में क्या था? यहाँ पे हाई था। ठीक है। हायर हाई था। इनिशियली हायर हाई था क्योंकि इसने हाई को ब्रेक कर दिया था। बट यहाँ से क्या हो जाता है कि प्रीवियस लो भी ब्रेक हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अपने पास में ये लो है। ये हायर लो है या लोअर लो है हमें नहीं मालूम है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस कब है? जब नेक्स्ट अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा डाउन कंटिन्यूएशन में। ठीक है। तो जैसे ही वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, तब जो अपने पास में हाई रहेगा, जो कि प्रीवियस हाई से नीचे है इसलिए ये लोअर हाई बन गया, और क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस हाई ने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? लो, लोअर लो, लोअर हाई, और नेक्स्ट जो यहाँ पे स्विंग पॉइंट मिलेंगे, मतलब ये स्विंग डिफाइन हो जाएगा, तभी अपने पास में रहेगा ब्रेक ऑफ, तभी अपने पास में रहेगा लोअर लो। सेम यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो डिफाइन करना है हमें। ठीक है। तो जैसे हमें ये मालूम पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग सेल ऑन राइज देखेंगे। ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने सीखा है। अभी आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, या फिर बोलो सप्लाई और डिमांड क्या होता है, और कौन से सप्लाई और डिमांड को हमें ज्यादा अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमारा अल्टीमेटली जो मेन गोल है, वो गोल है, अल्टीमेटली गोल तो पैसा बनाना है, बट अल्टीमेटली गोल ये है कि हमें उस जगह पे पहुंच जाना है। उस जगह पे वो ऐसा कोई तो भी लेवल हो, ऐसा तो कोई तो भी लेवल हो जहां पे हमें घुसना है, उस लेवल पे घुसना है, कुछ कंफर्मेशन के साथ में घुसना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस देते हुए हमें हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड को इनिशिएट करना है। राइट। मेन तो अपना वही मकसद है कि हमें एंट्री करनी है, और एंट्री करके हमारे पास में डिफाइंड टारगेट हो, डिफाइंड स्टॉप लॉस हो, बराबर है, और एंट्री का क्राइटेरिया हो। तो अपना मेन मकसद यही है कि ट्रेड के अंदर घुसना है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें अप ट्रेंड में कहीं पे तो लो जगह पे ऐसी ऐसा लो पॉइंट ढूंढना है जहां से वो चांसेस आर वेरी हाई कि अपने फेवर में
जाए प्राइस, ठीक है। तो वो जो जो एरिया होता है, वो एरिया हम आज उसको डिस्कस करेंगे। वो ऐसे कौन से एरिया होते हैं, ठीक है, और वो एरिया डिफाइन कैसे होते हैं। तो वो एरियाज है हमारे लिए सप्लाई एंड डिमांड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। ठीक है। सो हम एक उसको प्रैक्टिकली भी देखें, यस प्रैक्टिकली भी देखते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए, डिमांड एरिया होता क्या है, पहले तो डिमांड और सप्लाई के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि समझो बायर्स है, बायर्स बायर्स को एक बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको करना क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग ऑर्डर इनिशिएट करने पड़ते हैं। उनके पास में करोड़ों के फंड्स होते हैं। तो वो करोड़ों के फंड्स अगर वन शॉट में अगर बाय करने जाएंगे तो प्राइस वन वे वन वे जाएगा। तो उनका जो ऑर्डर अलग अलग लेवल पे फील होगा, ठीक है, अलग अलग लेवल पे फील होगा, तो उनके एवरेज कॉस्ट ऊपर आ जाएगी। मतलब कि उनको जिस लेवल पे उनका जो प्लानिंग था बाय करने का, ठीक है, ऑर्डर फिल होना चाहिए, वहां पे नहीं होते हुए हर जगह पे प्राइस ऊपर जैसे जैसे जाएगी उनके ऑर्डर फिल होते जाएंगे। और वो तो सही तरीका नहीं है बाइंग का या बिजनेस करने का, तो सही तरीका तो नहीं है। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पर्टिकुलर लेवल पे समझो इनके पास यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि यहाँ पे हर लाख क्वांटिटी बाय करनी थी उनको, ठीक है। वो लाख क्वांटिटी जो बाय करनी है, वहाँ उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही, 50% ही बाय हुई, ठीक है, 50% बाय हुई, 50% रह गई। और 50% बाय क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे अगर इनको बाय करना है तो यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई सेल करने वाला रहेगा, कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा या कोई नया कोई सेलर्स आएंगे, जो भी है यहाँ पे सेल ऑर्डर पड़े हैं। क्योंकि एक ट्रेड कंप्लीट कब होता है, बायर और सेलर को मिला के, मतलब कोई बाय कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि तभी वहां पे कोई सेल भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी तो यहाँ पे फिल हो गई। अभी उनके पास रह गई 50,000 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया फिलहाल के लिए, क्योंकि बड़े ऑर्डर बड़े लोगों ने यहाँ पे फिल किया था, 50,000 क्वांटिटी फिल होने पे ही यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटम आना शुरू हो गया अपसाइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी सेल करने वाले कोई बच्चे नहीं है, 50,000 क्वांटिटी उसकी फिल हो चुकी है। तो ये जो लेवल था, अब यहाँ पे क्योंकि सेलर्स अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस क्या करेगी, जहां पे सेल ऑर्डर पड़े रहेंगे वहां पे खींची चली जाएगी, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो इंस्टीट्यूट्स है, वो तो नहीं करेंगे यहाँ से बाय, ऊपर के लेवल में तो बाय नहीं करेंगे अगर उनको नीचे के लेवल पे ही बाय करना है, ठीक है। तो वो क्या कर, वो नहीं करेंगे ऊपर की तरफ फिर बाय। यहाँ से प्राइस का मोमेंटम शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि बायर्स ने तो बाय कर लिया है, अभी तो पीछे जो भी छोटे मोटे ऑर्डर्स फिल होते जाएंगे और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, क्योंकि सेलर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम आगे की बाद में सोचेंगे, पहले तो ये लेवल के बारे में बात करनी, जिसको हम लोग डिमांड बोल रहे हैं, वो डिमांड है क्यों, और ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि डिमांड है। तो प्राइस प्राइस जब इस लेवल पे पहुंचता है, तब क्या होता है, बायर्स और सेलर के बीच में घमासान होता है। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में लेन देन होती है, ट्रेड की लेन देन होती है। अल्टीमेटली जीतता कौन है यहाँ से, बायर्स जीत जाता है। कैसे मालूम पड़ा बायर्स जीत गया, क्योंकि यहाँ पे इस जोन के अंदर में बाइंग के जितने ऑर्डर्स फिल हो सकते थे वो फिल हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही वो फिल हो गए, यहाँ से अभी, क्योंकि सेल ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो अभी ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। बायर्स तो है पर सेलर्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्राइस की डिमांड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल करने वाला कोई नहीं है। अभी सेल कहाँ होगा, ऊपर के लेवल में सेलर्स अवेलेबल है। सो यहाँ से प्राइस क्या करेगा, मूव करेगा अपसाइड में, और यहाँ पे स्पाइक आ जाएगा प्राइस में। सो ये जो लेवल है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है टेम्पररी, जहाँ पे प्राइस की लेन देन हुई है, शेयर की लेन देन हुई है, वो है अपना डिमांड है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट किया था। अच्छा, ये मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, समझो प्राइस गिरते हुए यहाँ पे आया,
ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है प्राइस, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है जहां पे ऑर्डर्स फिल हुए हैं, ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट ऑर्डर के लिए प्राइस जा रही है। सो जे जहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, फिर वहां पे बायर्स को अगेन, यहाँ पे बायर्स का लेवल आया, बायर्स को यहाँ पे बाय करना था, सेलर्स के काफी सारे ऑर्डर पड़े हुए थे, तो उनको मौका मिला और भी लेवल, तो हो सकता है ना यहाँ से भी नीचे से प्राइस आ रही थी, बेस बनाया एंड ऊपर गई, तो ये भी क्या है, डिमांड एरिया है। और प्राइस अगर गिरती हुई नीचे की तरफ आ रही है और बायर्स को सही लगा एरिया, और यहाँ से उसके दूसरे बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे फिल हो रही है, देन बाइंग आ रही है, तो ये भी डिमांड एरिया है। सो मतलब ये अपने नॉर्मली भाषा में बोलेंगे कि ड्रॉप बेस रैली, और ये हो जाएगा रैली बेस रैली, ठीक है। सेम वे ये हो गया डिमांड, तो वैसे ही होता है सप्लाई, उसका पूरा उल्टा। समझो कोई सेलर सेल कर रहा है, पार्टी सेल कर रही है, इंस्टीट्यूट सेल कर रहे हैं, और सेलर्स के भी ऑर्डर होते हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद कोई पर्टिकुलर लेवल प्राइस का कोई लेवल है जहाँ पे सेल्स मतलब इंस्टीट्यूट्स को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल प्राइस है, यहाँ पे सेल करना सही रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग से करना सही रहेगा, तो वो क्या करेंगे, अपने जो बाय ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जो फ्यूचर वाले, क्योंकि आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए, जहां तक मेरा नॉलेज है, आप शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं, उसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मतलब कि इंस्टीट्यूट्स को लगे कि ये बहुत सही जगह है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो वहां पे भी क्या होगा, सेलर का ऑर्डर प्लेस होगा, बड़े सेल ऑर्डर प्लेस होंगे, तो सामने क्या होगा, बाय ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, टाइम पास होगा। क्यों टाइम पास होगा, क्योंकि प्राइस एक जगह पे होल्ड क्यों करती है, एक जगह पे होल्ड करने का रीजन होता है यहाँ पे ट्रेड्स की लेन देन हो रही है, किसी की ऑर्डर फिल हो रहा है। जब ऑर्डर एक ही लेवल पे फिल होते हैं तो प्राइस कहीं मूव नहीं करती है, मतलब किसी ने यहाँ पे, कोई यहाँ पे, समझो थोड़ा सा एग्जाम्पल से लिख के समझ दो, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, तो उसके सामने सेल भी कर रहा है, और कोई सेल कर रहा है, उसके सामने बाय कर रहा है, और वो पर्टिकुलर लेवल पे ही हो रहा है, पर्टिकुलर लेवल, जैसे यहाँ पे अभी 4600 का लेवल है, तो 4600 पे ही कोई बाय भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, तो प्राइस यहाँ से मूव नहीं करेगी जब तक कि ऑर्डर फिल नहीं हो जाते पर्टिकुलर लेवल के, तो वहां से प्राइस मूव नहीं करती है। अभी वहां पे ऑर्डर खत्म हो गए हैं, मतलब बायर्स, समझो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स की एक्टिव है, उनको लगा कि ये लेवल सही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी करनी चाहिए, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाए ना जाए। और यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पीछे ऐसा लेवल है सब, जैसे हम लोग सप्लाई एरिया की बात करें, यहाँ पे सप्लाई एरिया है, तो नए सेलर्स भी ऐड होंगे, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत सारे समझो एक्टिवेट है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं, और उसके सामने बाय करने वाले कम है। एक लिख के समझाऊं तो, समझो यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख, राइट, और बायर्स बायर्स अवेलेबल है 50,000। 50,000 मतलब बायर में 50,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, हर लेवल पे कोई ना कोई बाय और सेल करते रहते हैं, ठीक है, पर पर्टिकुलर लेवल जब आता है तब वहां पे ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। अभी ये ऑर्डर जो होते हैं वो ऑर्डर आपके, जिसको हम लोग और भी आगे डिटेल में सीखेंगे, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी एक ऑर्डर होते हैं, बराबर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं स्टॉप लॉस के, यहाँ पे जिसने समझो सेल किया रहेगा तो उसका यहाँ पे बाय का स्टॉप लॉस भी होगा, और जो यहाँ पे बाय कर रहा होगा यहाँ पे सेल का स्टॉप लॉस भी होगा, और जिसको बाय करना है उसका बाय ऑर्डर भी है, जिसको सेल करना है उससे मतलब हर जगह यहाँ पे इस लेवल पे ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होंगे। बट एक आप समराइज कर सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स जो है 1 लाख सेलर्स अवेलेबल है जिसको सेल करना है, और उसके सामने बाइंग के ऑर्डर्स 50,000 है। सो मीन्स क्या होगा, अगर मैं इसको टोटल मारूं, तो इसमें फिर भी क्या हो जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर कितने बच जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर जो है, पेंडिंग ऑर्डर 50,000 बच गए। अब ये 50,000 किसके हैं,
सेल करने वाले के हैं। तो सेल करने वाले के ऑर्डर्स बच गए, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, एक्सेस क्वांटिटी अवेलेबल 50,000 की यहाँ पे सेल करने की, तो ये प्राइस नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी, क्योंकि ये उसको सामने क्या चाहिए, उसको फिल करना है, तो सामने चाहिए बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर का प्राइस हमेशा जब नीचे जाती रहेगी, क्योंकि लोगों के बाय कहाँ करेंगे, नीचे, तो नीचे की तरफ में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि से बायर्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। बायर्स अवेलेबल होते तो और भी ऊपर जाती थी, पर यहाँ पे बायर्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ शुरू हो गई समझो, तो यहाँ पे दूसरे कुछ ऑर्डर्स भी फिल होना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं, इंस्टीट्यूट्स के नहीं। इंस्टीट्यूशंस के तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है 50,000। यहाँ से तो नए जो अपने जैसे ट्रेडर होते हैं जो फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पे एक स्पाइक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का ऑर्डर पेंडिंग हो गया, तो यहाँ से जैसे ही एक, आप समझेंगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ से आपको कैंडल का स्पाइक दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, सेल करने वाले, सॉरी बायर्स के ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे बायर्स को बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे बचा कौन, सप्लायर बच गया है। तो उसके पेंडिंग ऑर्डर से एक झटका लगेगा, क्यों, क्योंकि वो तुरंत खींचे चले जाएगी बायर्स की तरफ में, और वहां पे फिर मेरे नॉलेज के हिसाब से फिर वहां पे सेलिंग रोक दी जाती है, यहाँ पे सेलिंग बाद में नहीं होती है। यहाँ पे जो जिसने यहाँ पे देखा कि यहाँ से अभी सेलिंग शुरुआत हो चुकी है, अपने जैसे रिटेल ट्रेडर, वो क्या करते हैं, उस पर चिन्हों पे चलते हैं, सेलिंग करते रहते हैं, और वहां पे क्योंकि उस ट्रेंड शुरू हो गया, वो ट्रेंड क्यों शुरू हो गया यहाँ पे, सेलर्स अगर देखो, जिसने यहाँ पे नीचे से बाइंग किया है और यहाँ पे पर्टिकुलर करोड़ों का प्रॉफिट चल रहा होगा इंस्टीट्यूट्स को, तो ठीक है, तो वो तो चाहेगा ना कि नीचे की तरफ आएगा तो मैं क्यों वापस सेल करूं, मैं तो वापस से जब यहाँ से प्राइस इस जगह पे जाएगा तभी मैं सेल करूं, तो उसको वापस से जो बैलेंस क्वांटिटी जो है वो भी फिल करने को मिले। सो अब हमें बड़े प्लेयर के हिसाब से सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। तो हमारे हमारा काम है कि हमें हमने ये डिफाइन किया, लेवल डिफाइन किया कि सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया कैसे बनना वो आपको मैंने बता दिया है। अभी उसको मार्क कैसे करते हैं, कैंडल स्टिक के बेस पे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सप्लाई एरिया है या वो डिमांड एरिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि ये जो सप्लाई एरिया है कैसा है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया था, प्राइस ऊपर तक जाते गया और फिर वहां बेस बना के फिर नीचे की तरफ में प्राइस आया, तो ये हो जाता है रेली बेस ड्रॉप। दूसरा ये भी हो सकता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये सब कैसे बनता है, क्या बने, हम लाइव चार्ट में उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वो काम करता है, ठीक है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, जब बाइंग शुरू होती है, बाइंग शुरू मतलब ये जो हम लोग रेली बेस रेली की जो इसको बात करते हैं, तो समझो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अभी जो हम हर बार ना ये चीज ध्यान रखो कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो। अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके भी कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें एक्चुअली आगे जाके फॉलो करना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने समझो 4 घंटे पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर 4 घंटे में स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसका जो डिमांड और सप्लाई वो 4 घंटे का है, मतलब उसके जो ऑर्डर्स है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अवेलेबल है। सेम वे कोई 1 घंटे में भी डिमांड और सप्लाई मार कर सकता है, कोई 30 मिनट में करेगा, 15 मिनट में करेगा, 5 मिनट में करेगा। हर एक टाइम फ्रेम का सप्लाई और डिमांड काम करता है, पर वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए काम करता है। क्यों, क्योंकि उसका उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, ठीक है। तो हम समझो यहाँ पे 4 घंटे में ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ में, अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें दो चार कैंडल ऐसी मिल रही है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस रुक जाती है, रुक जाती है 4 घंटे में, ठीक है। और वो कैसा, एक छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू कर देता है, छोटी छोटी, ये इसको हम लोग बोलेंगे बेस कैंडल, बेस कैंडल। दो कैंडल समझो, अभी फिलहाल के लिए समझ के दो कैंडल बन गई है, और फिर बाद में क्या हो जाता है कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू कर देती है, ठीक है, गिरना शुरू कर देती है। हम्म, तो जैसे ही यहाँ पे गिरना शुरू कर दिया और फिर आगे कंटिन्यूएशन मिलता है,
समझिए कंटिन्यूशन मिल गया। तो ये जो बेस बना है, ये बेस बन गया है, पूरा कैंडल का अप एंड डाउन मार्क करना है। उसको मार्किंग भी कैसा है उसको मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली मार्क करके बताएंगे, और कौन सा डिमांड और सप्लाई काम का है वो भी मैं बताता हूँ। सो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग सप्लाई एरिया। ये जिसमें टाइम पास हुआ है, जहाँ पे प्राइस पहले देखो कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही थी, ठीक है, और फिर बाद में छोटी कैंडल बन के वहां पे विक्स बन रही है, छोटी मोटी कैंडल यहाँ पे विक्स हो सकती है, मैं जस्ट नहीं बताया यहाँ पे, बट यहाँ पे एक बेस बना है। सो ये होता है अपना सप्लाई एरिया, जहाँ पे प्राइस छोटा मोटा टाइम पास करने के बाद में वहां पे ऑर्डर फिल हुआ है, उसके बाद में बड़ी बड़ी कैंडल बनने शुरू हो गई। बड़ी कैंडल को कैसे मालूम पड़ेगा ये बड़ी कैंडल है, जिसमें विक्स छोटी हो और बॉडी बड़ी हो, वो आपके लिए बड़ी कैंडल है, बिग कैंडल है। और वहां पे छोटी बेस कैंडल कैसी होती है, कैंडल का साइज और बॉडी ही छोटी रहती है, प्राइस बहुत अपसाइड डाउन साइड हो जाता है, बट बॉडी छोटी बनती है। इसका मतलब है कि प्राइस उसी लेवल पे ही काफी लेन देन हुई है, ठीक है। आप अगर कैंडल का फॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया था, तो आपको शायद से मालूम है, तो बॉडी में बॉडी जितना बड़ा रहेगा उससे मालूम पड़ता है कि कितने सारे उसमें ऑर्डर्स जो है पेंडिंग होते हैं, और बॉडी जितना छोटा होता है उसका मतलब ये है कि वहां पे काफी ऑर्डर्स उसी लेवल पे ही एग्जीक्यूट हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये मालूम पड़ गया कि छोटी कैंडल बनी हुई है, सप्लाई एरिया बना हुआ है। सेम वे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ पे छोटी कैंडल, देखो छोटी कैंडल का कलर का मैटर नहीं करता है, ठीक है, वो रेड हो या ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि वो छोटी है। तो ये बेस समझो, यहाँ पे छोटी कैंडल का बेस बनाया, और यहाँ से प्राइस क्या कर दिया, वापस से अपसाइड मूव करना शुरू कर दिया। इसको हम लोग का ग्रीन बता देंगे, ये अपसाइड जाना शुरू कर दिया, ये ग्रीन क्यों ग्रीन बनाया, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बनना शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे सेलिंग, उसके बाद बेस बना और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो कैंडल का बंच है वो पूरा टॉप से लेके बॉटम तक एक अपना डिमांड एरिया है। क्यों डिमांड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस लेवल से इस प्राइस लेवल के बीच में काफी सारे ऑर्डर्स को फिल किया गया है, और उसके बाद में ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे। क्यों बायर्स एक्टिवेट थे, क्योंकि उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, और क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बता रहा है कि यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है बायर्स के। अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव ज्यादा होते थे, यहाँ पे समझो ये पीछे से सेलर्स आ रहे थे, और यहाँ पे बेस बना है, और यहाँ से अगर यहाँ पे ग्रीन बनने के बदले रेड बनती थी, ठीक है, रेड बन जाती थी, मैं सब कुछ एक साथ में थोड़ा बता रहा हूँ, समझो ऐसा रेड बन जाती थी, तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई एरिया। क्यों सप्लाई एरिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे, उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिवेट है, ठीक है, जहाँ मतलब जहाँ पे प्राइस यहाँ पे आएगी तो सेल ऑर्डर फिल हो गए, मतलब यहाँ से वापस सेलिंग आएगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ग्रीन कलर बन गई, तो इसको मालूम पड़ा कि यहाँ पे डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया नहीं है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया सब कुछ एक है, पर हम अपनी भाषा में समझते हैं कि ये सप्लाई है और ये डिमांड है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसको ये स्ट्रक्चर को हम लोग पहले एक बार प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, कि ये सप्लाई और डिमांड होता कैसे। और एक एक चीज कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, वो है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन के बेस पे डिफाइंड होता है वो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। समझो, इसको मैं पहले फिलहाल के लिए हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। फेयर वैल्यू गैप समझो, ये डिमांड एरिया, समझो ये डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, और ये सप्लाई एरिया है क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, जब के कोई कैंडल बनती है तो उसमें क्या होता है, अपना एक वीक भी तो बनेगा, जरूरी नहीं वीक बने, बट वीक होता है सब, और यहाँ पे प्राइस
ऐसा ऊपर जा रही है ग्रीन कैंडल, जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद में वापस से एक ग्रीन कैंडल बनती है, और प्राइस एक नीचे भी और ऊपर भी समझो ये वीक है। देखो ये भी कैंडल बड़ी है, ठीक ठाक बड़ी है या छोटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये कैंडल तो बड़ी है, बराबर है। ये कैंडल, ये कैंडल और इसको बड़ी कैंडल बनाने वाला एक पीछे वाली छोटी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल में आप देखोगे तो ये जो पहली कैंडल है उसका हाई यहाँ पे है, ठीक है। सेम वे थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है। इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह पे इसको रख देते हैं, लो यहाँ पे। तो जो ये पोर्शन जो है, या फिर बोलो कि सेकेंड कैंडल में, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दूं, तो ये जो एरिया बच गया ना, ये एरिया बॉडी का ये भाग, बॉडी का ये भाग सेकंड कैंडल का, ना थर्ड ना फर्स्ट, सेकंड कैंडल का बॉडी का ये पेंडिंग जो भाग है, जिसको ना इस वीक ने छेदा ना इस वीक ने छेदा, पेंडिंग रह गया, ठीक है। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG शॉर्ट फॉर्म, ठीक। और ये फेयर वैल्यू गैप का इंपॉर्टेंस इसके लिए है क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे काफी ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, मतलब ये एरिया है जहाँ पे समझो यहाँ पे ये जो एरिया था, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको ग्रे ही रहने देंगे, ठीक है। ये जो एरिया था, ये एरिया तो अपना डिमांड एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और इस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू इसके लिए है, और ये डिफाइंड इसके लिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अगर समझो ये वीक कुछ ऐसा होता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ गई, ये भी बॉडी बड़ा है, बड़ा, पर वीक एक बार अंदर तो आया, इस बॉडी के अंदर में तो आया, ठीक है। और ये जो एरिया है, अभी फेयर वैल्यू गैप जो इतना बड़ा था उसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे इतना सा फेयर वैल्यू गैप बच गया। मतलब फेयर वैल्यू गैप तो है, मेरा बोलना ये है कि फेयर वैल्यू गैप जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बड़ा ही रखा हुआ है, और ज्यादातर हम इसी का ही वेट करेंगे। सो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इतना अवेलेबल है। और ये जो होता है, ये तो वो एरिया है जहाँ पे ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, भरने ही बाकी है। और फेयर वैल्यू गैप वो है जहाँ पे इस लेवल पे कोई अवेलेबल ही नहीं है, बायर्स तो है अवेलेबल पर सेलर्स यहाँ पे इस जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो प्राइस नॉर्मली क्या करती है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, फिल क्यों कर रहा है, मतलब इस हर जगह पे प्राइस सेलर्स और बायर्स होते ही है, ठीक है। ये फिल करने के लिए प्राइस आती है, कभी कभार यहाँ से घूम जाएगी, क्यों घूम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वापस से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। बायर्स, ज्यादातर हमारा काम है कि हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से अपना सेटअप ढूंढे और यहाँ पे बाय करें, ठीक है। और मेरा जो सेटअप है वो ऐसा ही है। पर ये फेयर वैल्यू गैप ये कब बोलता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट, अगर समझो ये ऐसा नहीं होता था और कुछ ऐसा बनता था, बराबर है, और फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट ये टाइम फ्रेम पे नहीं है। टाइम फ्रेम 4 घंटे का है, 4 घंटे में पूरा नीचे आ चुका है। हो सकता है इससे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखे, जिसमें ऑर्डर जो एरिया छोटा बन जाएगा, बराबर है। ये बहुत एडवांस आगे की बात होगी। फिलहाल के लिए समझो कि मेरे लिए 4 घंटे में ही, जिस टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू तभी ही बनता है। सेम वे यहाँ पे क्या है, जैसे ये बाइंग साइड में फेयर वैल्यू गैप है, ये सेल साइड में भी फेयर वैल्यू गैप होती है। सॉरी, सेम वे यहाँ पे अभी देखो, ये मैं बॉडी बताना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इसको ठीक ठाक समझते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकंड फर्स्ट कैंडल है, बड़ी सेकंड कैंडल है, ये थर्ड थर्ड कैंडल है। तो यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे मार्क करते हैं, वो तो मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सेल साइड में फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, तो फर्स्ट कैंडल का लो, बॉडी का लो नहीं, वीक का लो, और थर्ड कैंडल का वीक का हाई, ठीक है, उसके बीच में जो सेकेंड कैंडल की बॉडी बच गई, बॉडी का एरिया बच गया, दैट इज आवर फेयर वैल्यू गैप। सेम वे यहाँ पे बाइंग में भी फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में जो बॉडी बची और वो अपनी वो फेयर वैल्यू गैप है। सो यह सप्लाई एरिया में भी फेयर वैल्यू गैप है और बाइंग डिमांड एरिया में भी फेयर वैल्यू गैप है। मतलब जिस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ये वाला, ठीक है। तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप। तो अभी अभी हम लोग अभी डिमांड और सप्लाई को मार्क करते हैं। 4 घंटे का ही है, मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी में। निफ्टी पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके लिए निफ्टी ही जाएंगे। थोड़ा सा जो हम लोगों ने पहले मार्क किया था, पहले निकाल देते हैं। हम लोगों ने हाई और लो कैसे मार्क किया था, इसी के ऊपर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सी, ये देखिए, ये क्या है, पहली ग्रीन प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, पर यहाँ पे एक कैंडल का बेस रेडी है, मतलब पूरा 4 घंटा प्राइस यहीं पे ही मंडराती रही, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये क्यों डिमांड एरिया है? डिमांड एरिया ये अपना डिमांड एरिया क्यों डिमांड एरिया है? क्योंकि प्राइस के बाद में क्या हो गया, दूसरे दिन भले वो गैप अप ओपन हो गया, पर यहाँ पे बड़ी एक्साइटिंग कैंडल, बड़ी से बिग कैंडल बन गई है। थोड़ा उसको ना सी, ठीक है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। और यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, फेयर वैल्यू गैप का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये पूरा का पूरा जो है, ये कैंडल ही पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे एरिया में बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बाइंग ही बाइंग है। उसके बाद में भी क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अभी मेरे लिए ये डिमांड एरिया नहीं है, अब ये बड़ी कैंडल है, उसके बाद में एक छोटी कैंडल ये बोले, पर आगे मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही, मतलब ये डिमांड एरिया नहीं है, 4 घंटे के हिसाब से तो नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, बड़ी सी कैंडल, उसके बाद में बेस, उसके बाद में एक सीधी गैप अप के साथ में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अभी देखिए, ये चीज आप थोड़ा सा समझिएगा कि ये कैंडल बड़ी है, गैप अप है, गैप अप है, मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो लेवल है और ये हाई और ये लो के बीच में जो एरिया है, ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया है, क्योंकि सीधा यहाँ से गैप अप, मतलब इतने सारे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग थे कि सीधा गैप अप ही ओपन हो गया है, और प्राइस ज्यादा नीचे रिट्रेस भी नहीं किया और ऊपर ही क्लोज किया, मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, मतलब ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, मतलब यहाँ पे काफी सारे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। और क्योंकि ये आपको भले ही ओपन प्राइस यहाँ पे मिली, पर क्लोजिंग यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ से लेके ये जो टॉप है और ये जो टॉप है, उसके बीच में बड़ी सी ग्रीन कैंडल ही कंसिडर कर किया जा सकता है, यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर पेंडिंग है, बराबर है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है क्या? यस, यहाँ पे अपने लिए फेयर वैल्यू गैप है। कैसे है फेयर वैल्यू गैप? थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप है अपने लिए। प्राइस क्या किया, उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस वापस खींची चले आए, डिमांड के अंदर प्राइस आया, एंड देन वहां से बाइंग आई। अभी बाइंग आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 4 घंटे के हिसाब से बाइंग है, ये पॉइंट्स काफी है, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ से बाइंग आई डिमांड में, ठीक है, मतलब ये भी अपना डिमांड एरिया है। अभी हम चलते हैं सप्लाई एरिया के बारे में बात करने के लिए। अभी देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ में ओपन हो गई, वहीं पे ही क्लोज हो गई, और ज्यादा नीचे नहीं आ पाई। ये क्या है, अपना सप्लाई एरिया है। क्यों सप्लाई एरिया है? बेस कैंडल जो छोटा कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क कर दिया मैंने, उसके बाद में जो थर्ड कैंडल है,
और फर्स्ट कैंडल है उसका बीच में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। ये क्या है अपना फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सप्लाई एरिया। क्यों सप्लाई एरिया? क्योंकि उसके बाद में बड़ी सी रेड कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, इसकी वजह से सप्लाई एरिया है। जैसे ही सप्लाई एरिया में प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई में काफी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, यहाँ से वापस से नीचे की तरफ में प्राइस आ गई और नीचे देखिए वापस से थोड़े कुछ एरियाज वापस से मार्क करते हैं। अब मुझे बताइए, ये बहुत बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, इसको बाइंग बोले, सप्लाई एरिया बोले, जैसे डिमांड एरिया बोले कि ना बोले। देखिए प्राइस क्या कर रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में वापस से ग्रीन कलर शुरू हो गई। जब यहाँ पे छोटी कैंडल बनी है क्या? नहीं बनी है। हर बार छोटी कैंडल बनना जरूरी नहीं है। अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज या कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी जो मैंने बोला है, बट यहाँ पे आप समझिए कि ये सेलिंग आने के बाद में बाइंग शुरू हो गई। मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स थे पूरे के पूरे फिल हो चुके हैं, उसके बाद में बाइंग आना शुरू हो गई है। मतलब कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग है। इसके लिए ये क्या बन जाएगा, डिमांड एरिया बनेगा। आप ये सम और ये डिमांड एरिया को मैं डिमांड एरिया क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बारीक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप है मतलब यहाँ पे तो अभी ऑर्डर पेंडिंग होना बाकी है, ऑर्डर फिल होना बाकी है। काफी सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो पेंडिंग ऑर्डर के साथ में ऊपर प्राइस जाना शुरू कर दिया, ग्रीन कलर बनना शुरू हो गया। फिर जब वापस से रेड कैंडल बनी, जो कि वापस से देखो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में घुसी नहीं है, ऊपर की तरफ से ही वापस या यहीं पे रह गया और दूसरे दिन ऊपर गैप अप ओपन हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी भी काफी सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब ये अभी तक फिल नहीं हुआ। हाँ, अभी स्ट्रक्चर बन गया इसलिए आपको मैं ऐसा नहीं कि बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया हुआ है, हमारा यहाँ पे सेटअप भी बना था। प्राइस जैसे ही इस डिमांड एरिया के अंदर आई और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ में चली गई। सेम वे दूसरा अभी समझ के चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये छोटा कैंडल है, ये भी छोटा कैंडल है, यहाँ से बहुत बड़ा फिर बाद में रेड कैंडल आया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, अपना सप्लाई एरिया है। ये पूरा का पूरा क्या है, अपना सप्लाई एरिया। अभी कोई सप्लाई एरिया में प्राइस आई या डिमांड एरिया में प्राइस आई, उसका हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें आगे उसके बारे में आगे सोचेंगे, बहुत स्पीड में नीचे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे सप्लाई एरिया था, ये सप्लाई एरिया है। क्यों सप्लाई एरिया है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे बेस बनाया बराबर। ये बेस का फीलिंग मतलब अपने को जो फील होता है कि कैसे ये बेस बनाया कि नहीं बनाया, हमें जब तक ये रेड कैंडल बनेगी तो थोड़ी मालूम पड़ेगा कि सप्लाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी बड़ी सी, जिसने बाद में नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल आई रेड कैंडल, और उसके बीच में क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट जो है फेयर वैल्यू गैप से ही प्राइस नीचे की तरफ में फॉल करना शुरू कर दी। मतलब यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स यहीं पे फिल हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आया, डिमांड में प्राइस आई, डिमांड में प्राइस आने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ में जा रही है। अभी ये अपना सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया में प्राइस आई वापस नीचे की तरफ, देखो इतना यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था प्रीवियस डे में और यहाँ पे सीधा इतना गैप अप ओपन हो गया, फिर भी सप्लाई में इतने सेलर्स बैठे हुए थे कि सीधा प्राइस नीचे की तरफ में फेंक दिया। इसके हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो बात में सोचेंगे, पर आप सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया को साली समझिए। ये भी देखो, ये भी एक सप्लाई डिमांड एरिया है। कैसे मालूम पड़ा, बड़ी रेड कंपेरेटिवली पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल है। यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। बेस कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है थमा हुआ है, छोटा सा है। और कंपेरेटिवली पिछली कैंडल जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है उसके पीछे, उसके कंपेरेटिवली ये बहुत छोटी कैंडल है। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। क्या यहाँ पे डिमांड का कोई रिएक्शन आया? नहीं आया। बोल रहा हूँ हमें वो देखना है कि कौन सा काम करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। देखिए ये रैली के अंदर में एक बेस बनाया, क्या ये काम का है? इस काम का है, ठीक है। भले काम किया नहीं किया वो अलग बात है,
डिमांड एरिया है ना, क्यों डिमांड एरिया? क्योंकि इसके बाद में बहुत अच्छा रैली आया था, एक बेस बनाया था यहाँ पे, मतलब बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग थे इसके बाद में। इसके लिए देखो, बायर्स के ऑर्डर पेंडिंग होना और सेलर्स नहीं होना, इससे मालूम पड़ता है कि, और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर बनी है, एक्साइटिंग बड़ी कैंडल बनी हुई है, इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो बायर्स थे, ये यहाँ तक ऊपर लेके गए हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है, क्या ये बाय होल्ड करता है लेवल, ये बात की बातें हैं। जब यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सेलर्स है भी कि सेलर्स है, सॉरी बायर्स है या नहीं है। अगर बायर्स होते तो यहाँ से बायर्स बचे हुए होते थे तो ये कभी भी ऐसा ब्रेक नहीं होता था। ठीक है। या फिर बोलो कि बायर्स होना यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहेंगे, बट सेलर्स के ही इतने सारे ऑर्डर थे कि उसने पूरे कवर कर लिए और ये ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है फिलहाल के लिए, या फिर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। ये रन, ये क्या है, रैली बेस्ड रैली है, तो ज़्यादातर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ रैली बेस्ड रैली। हमें चाहिए कि प्रॉपर एक ड्रॉप आया हो, फिर यहाँ से डिमांड बने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। अब आपको शायद से मैंने सब डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क किया है बता दिया है। अब जैसे ये भी एक डिमांड एरिया है, ये बन चुका है, इसके लिए आपको दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आप जब आगे काम करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक लिक्विडेशन करके भी कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी करके, तो उसको हम अलग से एक दिन पूरा ले लेंगे लिक्विडिटी को। अब जैसे ये देखो, पूरा ये पूरा गिरा है नीचे की तरफ में, ठीक है। उस दिन क्या पूरा नीचे की तरफ गिरा, फिर बाद में बाइंग स्ट्रांग आ चुकी है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स इतने सारे थे, उनको पूरा का पूरा कवर अप करते हुए, सभी ऑर्डर फिल करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनके ऑर्डर यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई सेलर बचे ही नहीं है, इसलिए बाइंग प्राइस बढ़ती गई और उसने क्लोज कर दिया जो सेलर के टेरिटरी थी उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। दैट मीन्स कि डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओवर पावर कर रही है सप्लाई को। ठीक है। सप्लाई और डिमांड को आप है ना इस बेस पे और भी से समझ सकते हैं। मेरे लिए ये भी, ये जो है बेस, ये क्या है, ये डिमांड एरिया है। ठीक है। ये जो थोड़ा सा लिक्विडेट किया उसके बाद में अपसाइड में चला गया। अभी फिलहाल के लिए जो डिमांड बना हुआ है, रेली बेस रेली, ठीक है। ये भी क्या बना हुआ है, ये डिमांड एरिया बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या था, ये सप्लाई एरिया था, ये पूरा का पूरा सप्लाई एरिया था। ठीक है। क्योंकि ये फेयर वैल्यू के यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई एरिया था। क्या ये सप्लाई एरिया काम किया? नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस सप्लाई एरिया में जो सेलर्स बैठे हुए, सेलर के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, उसको पूरा यहाँ पे फिल किया गया बायर्स के ऑर्डर के सामने, और प्राइस हो गई पॉज। और बायर्स के इतने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे थे कि इसको फिल करने के बावजूद भी बाइंग के ऑर्डर बचे रहे, और बाद में प्राइस ने क्या कर दिया, सीधा ऊपर साइड में मूव कर दिया। तो वही लोग बोलते हैं ना कि बस ये लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद में हम बाय करेंगे। वो क्यों बाय करते हैं? क्योंकि जैसे ये लेवल ब्रेक करते ही बाय क्यों करते लोग? क्योंकि यहाँ पे बेस बन गया, बेस बन गया तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर क्या हो गए, फिल हो चुके हैं। मतलब कि बायर्स के ऑर्डर फिल हो चुके हैं, और जब ऊपर की तरफ में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो बायर्स के ऑर्डर तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगी कि वो लेवल निकलते ही मैं बाय करूं और बाय करते जाऊं, ऐसा नहीं होता है। उनको तो वापस से इस लेवल पे अगर मिले तो ज्यादा सही है। तो जब यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा ही क्यों? क्योंकि बायर्स ज्यादा अवेलेबल है, सेल करने वाला कोई अवेलेबल नहीं है। बाइंग अभी, सेल अभी सेलर्स ऊपर की तरफ अवेलेबल है, यहाँ पे कहीं अवेलेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो प्राइस क्या करेगा, इस लेवल से इस लेवल तक तुरंत चला जाएगा, क्योंकि प्राइस कहाँ अटकेगा, जहाँ पे सप्लाई रहेगी, प्राइस मतलब सेल ऑर्डर्स पड़े रहेंगे वहां पे अटकेगी। तो लोग ब्रेकआउट पे जो बाय करते हैं ना, वो ऐसे बाय करते हैं,
क्यों बाय करते हैं, क्यों ब्रेकआउट पे बाय करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं। आई मीन ब्रेकआउट पे क्यों बाय करते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे सभी ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा जब पूछ ही गए हैं तो समझ क्या होता है, एक रेंज बनती है। मैंने जैसे बताया डिमांड कैसे क्रिएट होती है, एक रेंज बनती है। रेंज बनने के बाद में मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, प्राइस साइडवेज हो जाता है और इस रेंज के अंदर में बायर्स पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करते हैं हर ऑर्डर को। सेलर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेलर्स, यहाँ पे होते हैं बायर्स। क्योंकि प्रीवियसली क्या था, ये सप्लाई एरिया था, ठीक है, या फिर समझो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा डिमांड क्रिएट हो गया है? प्राइस यहाँ से क्या करेगा, जब जिस रेंज में सभी ऑर्डर्स को फिल किया गया है, उस ऑर्डर के बाहर जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी, इसका मतलब क्या, और स्पाइक के साथ में निकलेगी, उससे क्या मतलब निकलेगा? उसका मतलब ये निकलेगा कि भाई यहाँ पे जितने भी सेल के ऑर्डर थे वो खत्म हो गए हैं। मतलब बाय के सामने सेलर अवेलेबल नहीं है, तो बाय तो प्राइस क्या करेगी, स्पाइक मारेगी अपसाइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बच गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर डाल देते हैं। पेंडिंग बाय ऑर्डर डालने से क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राइस को तो अप साइड जाना, अब यहाँ से जैसे ही रेंज के बाहर ऊपर साइड निकलेगी, दैट मीन्स कि बायर्स जीत गए हैं, ठीक है। और प्राइस क्या करेगी, अपसाइड में और भी स्पीड में मूव करेगी। जैसे मैंने बताया, क्यों स्पीड में मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत बच गए हैं, सेलर्स अवेलेबल नहीं है। और पीछे सेलर का सेल सप्लाई एरिया यहाँ पे कहीं पे है। मतलब कि प्राइस क्या करता है, सप्लाई और डिमांड के बीच में पास ऑन होते रहता है। प्राइस अगर डिमांड में है, डिमांड से क्या करेगा, वो नेक्स्ट सप्लाई के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि फिल करना है, प्राइस को फिल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस सप्लाई के पास जाएगा। तो एटलीस्ट लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ उनका ट्रेड लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम ऐसा ट्रेड नहीं करते हैं, हमारा तरीका कुछ अलग है, हम वो सीखेंगे भी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए रखो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए मत रखो। जैसे कि आपको बताऊं तो इसका लाइव एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे इतना कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे इतना कंसोलिडेट हुआ इस रेंज के अंदर में। और जब ये हाई को ब्रेक किया, ये पूरा रेंज था, ठीक है, रेंज में भी आप देखोगे तो प्राइस अपसाइड में ही रहा और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बराबर। जब ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन थे, जो सेलर्स अवेलेबल थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे अभी कोई सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है। जितने भी बचे हैं बाइंग के ऑर्डर बचे हुए थे, बाइंग के ऑर्डर बच गए, मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, जब ये ब्रेकआउट होता है, देखो ये डेली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है, जब ये इसका रेंज टूटता है तो आप बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेम पे यहाँ पे देखो क्या है, ये यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड्स के ऑर्डर्स का लेन देन हो रहा है, खाली फिल हो रहा है। ये एक रेंज बन गया, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, अगेन स्पाइक आ गई। अभी ये रेंज कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ये भी एक रेंज बन गया। जैसे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि सब रेंज है, उसके बाद ब्रेकआउट है, रेंज है, ये भी रेंज है। लोग आपको बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ पे भी एक रेंज है, रेंज के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में ये स्पाइक आ गई। हमें ऐसा ट्रेड नहीं करना है। ये कुछ ज़्यादा ही कंसोलिडेट हो चुका था इसका, ठीक है। इस रेंज में काफ़ी टाइम तक रहा प्राइस। और जब ऊपर की तरफ में इतना रेंज का बाद में इतना ऊपर ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स क्या, क्या मतलब क्या निकलता है उसका, कि यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स बच गए हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। न्यूज़ क्या है नहीं है मालूम अपने को, पर यहाँ से इतना इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर फिल हो गए हैं और अभी भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। ऊपर साइड में ब्रेक किया है, इसका मतलब बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए, तो ये यहीं पे ऐसा ही ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। हम भी वापस से चलते हैं अपनी जगह पे, निफ्टी, ठीक है।
आज हम लोगों ने फिलहाल ये डिमांड और सप्लाई के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतने रखते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम सीखेंगे लिक्विडिटी, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी के बारे में हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। और लिक्विडिटी के बाद में हम कैसे बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में क्या किया, हाई और लो मार्क किया है, इसका मैं करूँ क्या? जो मेरा क्वेश्चन था कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है? देखो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड हमें लेना है, बराबर, हमें अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए अगर आपको मालूम पड़ जाए कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ पे जाना है, ठीक है? कहाँ से आए थे और कहाँ तक जाना है, अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम उस गाड़ी में बैठ जाएँ, ठीक है? और हमें बस यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेड मिल जाए, अपने लिए यही इनफ है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें बस एक पर्टिकुलर जगह पे एंट्री करनी है, वो भी कन्फर्मेशन के साथ में। कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमारे फ़ेवर में वो ट्रेड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। देखो, हम जब ये ऐसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? ट्रेड लेने का मतलब होता है कि ज़्यादातर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे फ़ेवर में ही जाए, ठीक है? हम जभी भी शॉर्ट ट्रेड हम एक ही सेट ऑफ रूल से शॉर्ट ट्रेड लेंगे, उसमें से समझो कि मेरे 100% तो कभी भी ट्रेड आपके फेवर में जाएँगे ही नहीं, गारंटी है, ठीक है? कोई भगवान ही होगा जिसका 100% एक्यूरेसी होगा। बट नॉर्मली एक पर्टिकुलर जो सेटअप रहता है, कोई भी स्ट्रैटेजी रहेगा, तो उसका हम बोलते हैं कि 60% के आसपास में एक्यूरेसी होती है। अब ये 60% जो हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, उसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपका हमेशा से 100 में से 60 ट्रेड तो समझो लॉ प्रॉफिट जाएँगे। इसका मतलब ये भी है कि 40 ट्रेड तो आपके लॉस में जाने ही जाने, ठीक है? हमारा खाली काम ये है कि वो 60% जो ट्रेड है, उसमें हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखते हैं, बस। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है कि जितना हम रिस्क लेना चाहते हैं, उसके सामने रिवॉर्ड कितना लेना चाहते हैं। समझो मैंने एक ट्रेड में मैं एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 का रिस्क ले सकता हूँ। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो एक 1:3 के लिए, मतलब एक रिस्क के सामने 3 गुना प्रॉफिट, रिस्क का 3 गुना प्रॉफिट मिलता है। 1:3 का मेरा आरआर है, समझो, ठीक है? आरआर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि एक जो रिस्क है, जो मैंने लिया है, वो समझो ₹1000 का है, तो रिवॉर्ड कितना मिलेगा? मिलेगा मतलब हमें कितना लेना है, मिलेगा नहीं, हमें कितना लेना है, 3 तो लेना ही है। ये मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप मैंने जो टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, उससे मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 1:3 तो मिलता ही मिलता है। तो मेरा 1000 इसके सामने 3000 का प्रॉफिट है, ठीक है? और यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है वो 60% काम करता है, 60% काम करता है, समझो मेरा 100 ट्रेड लिया तो उसमें 60% मेरा प्रॉफिट है, मतलब 60 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल जाएँगे। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है, वो 60 इंटू 3000, ठीक है? कितना हो गया? 1,80,000, राइट? यस। और उसके सामने लॉस मुझे कितना होना है, जो कि होना ही होना है, 40 इंटू 1000, क्योंकि रिस्क मेरा 1000 का है। यहाँ पे प्रॉफिट 3000 ले रहा हूँ, लॉस 1000 ले रहा हूँ, तो वो हो जाता है 40,000। सो ओवरऑल पीएनएल क्या बनेगा मेरा? जो ओवरऑल पीएनएल क्या बनेगा मेरा? 1,80,000 में से 40,000 गया तो 1,40,000, मतलब कि मैं अल्टीमेटली 60% एक्यूरेसी के साथ में और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में
जिसमें मेरा 40 लॉस भी जाने दो, तो भी मैं 1,40,000 की प्रॉफ़िट में रहता हूँ और ये बहुत आइडियल कंडीशन है, ठीक है? आइडियल मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये 60% प्रॉफ़िट हाँ, प्रॉफ़िट जो है 60% प्रॉफ़िट कैसे मिला? बैक टेस्ट करने से मुझे मिला। बट जब हम एग्ज़ीक्यूशन की बात आते हैं, रियल ट्रेड लेने की बात करते हैं, तभी क्या हो जाता है इमोशंस आते हैं, ग्रीड एंड फ़ियर। अभी इसको भी थोड़ा समझेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा वीडियोज़ बनाएँगे। तो इसके चलते एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। समझो 50% नहीं, आपका 40% नहीं, आपका उल्टा हो जाता है। 40% आपका ट्रेड आपके फ़ेवर में जाते हैं और 60% क्या जाता है, आपके अगेंस्ट में जाता है। तो पूरा सिस्टम उलट हो गया, ठीक है? पर क्योंकि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखा है, तो भी आप क्या रहोगे? प्रॉफ़िट में रहोगे। भले ही कम प्रॉफ़िट रहेगा, पर आप प्रॉफ़िट में तो रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि अल्टीमेटली आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रखा है। मतलब आपको 2 चीज़ें हैं। एक है आपका एज, जिसको हम लोग ये सेटअप बोलते हैं, वो एज है जो है, वो आपको बैक टेस्ट में कैसा रिजल्ट दिया है और दूसरा उस टाइम पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन रखा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा होगा, तो आपका प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखो रिस्क टू रिवॉर्ड बराबर से मेंटेन रखेंगे। फिलहाल इसके ऊपर सेटअप के अंदर जा नहीं रहे तो मतलब इसका कोई वैल्यू फिलहाल नहीं है, पर आपको मैंने समझा दिया। हमारा मेन मकसद आज का था डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क करना है और कौन सा डिमांड इम्पोर्टेंट है, कौन सा डिमांड नहीं है, ठीक है? कौन सा मैंने बोला है जिसमें फेयर वैल्यू गैप होगा, वो वाला काम का है, जो फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, वो डिमांड एरिया मार्क भी नहीं करना हमें। सो और जब ट्रेड लेने का जब हम एंट्री सेटअप बात करेंगे, हमारा जो एंट्री करने का क्राइटेरिया आएगा कि कौन से जगह कौन सा डिमांड को ही ध्यान देना है, कौन से सप्लाई को ही ध्यान देना है। सो वो उस टाइम पे हम फिर और भी ज़्यादा उस पे क्लियर आएँगे कि कौन से ट्रेड, कौन से सप्लाई में ही, कौन से डिमांड में ही हमें एंट्री करनी है, ठीक है? वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, बाय।